हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और इसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से अमेरिका और रशिया हथियारों की दौड़ में शामिल हो गए थे और इनके साथ साथ बहुत सारे देश भी इस दौड़ में शामिल थे। लेकिन जब क्यूबा क्राइसिस हुआ 1961 में, तो दोनों देशों को ये लगा कि जो परमाणु हथियार हैं शायद उनका प्रयोग हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमाणु हथियार का मतलब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से विनाश। अब ये दोनों, एक अच्छी बात तो क्यूबा क्राइसिस से ये हुई कि दोनों जो पावर थी, जिनके हेड जूनियर एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ख्रुश्चेव वो रशिया के राष्ट्रपति थे, हेड थे, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे से बातचीत के द्वारा मामले को हल करने की कोशिश करेंगे, डायलॉग करेंगे एक दूसरे से। और फिर इन्होंने ये भी किया कि जो हथियारों की दौड़ हम शामिल हैं, वेपन्स को इकट्ठा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाए। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन नेगोशिएशंस में कभी अमेरिका, रशिया के जो राष्ट्रपति थे वो रशिया जा रहे थे, कभी रशिया के राष्ट्रपति अमेरिका जा रहे थे। इन दोनों के दौरान जो है संधियां हुई, जिसे हम एटॉमिक जो वेपन्स रेस थी उनको रोकने के लिए की संधियां कहते हैं। इनमें से एक NPT थी, सबसे पहले यही हुई थी 1963 में। इसका पूरा नाम था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, NPT 1967 में। ये आई थी NPT नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी। देखो, इनका फायदा तो ये निकला इन संधि होने का कि जो इन दोनों देशों के बीच में थोड़ी सी जो तनाव था वो रिलैक्स हो गया, रिलैक्स मोड में आ गए ये दोनों देश। बट जैसे भारत जैसे देश ये चाहते थे कि हथियारों की दौड़ रुके और ऐसी संधियां हो जिनके द्वारा एटॉमिक जो पावर है उन पर कंट्रोल हो, हथियारों की दौड़ खत्म हो। भारत जैसे देशों ने बढ़ चढ़ कर भाग तो लिया इसको इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन करवाने के लिए और इस तरह की ट्रीटी करवाने के लिए। लेकिन ये ट्रीटी अंत में जो यूरोपियन देश और रशिया ने अपने अनुसार डिजाइन कर लिया। अपने अनुसार डिजाइन करने का मतलब है कि इन ट्रीटीज में ऐसे प्रावधान किए गए जो उन देशों पर तो बैन लगाते हैं हथियार बनाने पर, जिन देशों ने अभी तक न्यूक्लियर पावर हासिल नहीं की थी, नॉन न्यूक्लियर पावर पर तो ये प्रतिबंध लगाते हैं कि भाई इस तरह के टेस्ट नहीं होंगे, हवा में नहीं होंगे, अर्थ में नहीं होंगे। बट जो ये खुद जो हथियार बनाए हुए हैं, स्टोरेज हैं जिनके इनके पास हथियारों की, ना तो ये उनको खत्म करने की बात करते हैं। जब हथियारों को खत्म करने की बात आती है उसको बोलते हैं डिसआर्ममेंट, निःशस्त्रीकरण। और जब हम शस्त्रों को कम करने की बात करते हैं उसे कहते हैं आर्म्स कंट्रोल। दो शब्द हैं ये, एक डिसआर्ममेंट। इसके तहत ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसआर्ममेंट क्या होती है। दो शब्द हैं, एक ये डिसआर्ममेंट है और दूसरा है आर्म कंट्रोल। थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क है। डिसआर्ममेंट का मतलब होता है हिंदी में निःशस्त्रीकरण। इसका मतलब जितने भी शस्त्र बनाए हुए हैं उनको खत्म करके नए भी ना बनाना, मतलब पूरी तरह से शस्त्र खत्म कर देना। और आर्म कंट्रोल्स का मतलब होता है जो ज्यादा खतरनाक तरह के जो हथियार हैं उनको कंट्रोल करना, उनके बीच में जो प्रतियोगिता हो रही है उसको खत्म करना। भारत जैसे देशों ने बढ़ चढ़ कर भाग तो लिया इन संधियों को बनाने में, बट वो पीछे हट गए जब साइन करने की बात आई। क्योंकि जब साइन के लिए संधियां पड़ी गई तो उन्हें लगा कि ये संधियां तो हम पर सिर्फ उन देशों पर लागू होती हैं जिन देशों ने अभी तक ये हथियार बनाए नहीं। खुद पर जो उन्होंने इतने जो खतरनाक हथियार बना रखे हैं उन पर तो इनके कंट्रोल की तो कोई बात ही नहीं है। पहली बात तो ये पूर्ण जो टोटल डिसआर्ममेंट है उसकी बात ही नहीं करता। भारत के जो ऑब्जेक्शन थे कि भारत ने इस पे साइन क्यों नहीं किया। दूसरी बात
ये पूर्ण हथियारों की रोक तो नहीं, इसके साथ साथ जो डेवलप्ड कंट्री हैं अमेरिका जैसे, उनको जिस तरह की टेक्नोलॉजी पर वो बैन लगा रहे थे इन संधियों के द्वारा, उस तरह की टेक्नोलॉजी की अब जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी ईजाद कर ली थी, वो उसके तहत परमाणु बम का आविष्कार कर सकते थे, परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकते थे। तो इस तरह की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके लिए जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। अब ये बताओ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की किसी जरूरत पड़ती है? ट्रेडिशनल का मतलब जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, ब्लास्ट वगैरह करने होते। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके तहत तो जो डेवलप देश थे यूरोप है और रशिया के देश, वे कंप्यूटर वगैरह के द्वारा परीक्षण कर सकते थे। पर जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं परमाणु विस्फोट करने के, वो उसमें ब्लास्ट किए जाते हैं। उस तरह की टेक्निक भारत जैसे देशों के लिए अभी नई थी और हम ट्रेडिशनल तरीके से विस्फोट करने की कोशिश कर रहे थे। बट इन देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो जब भारत जैसे देशों ने साइन करने की बारी आई तो उन्होंने देखा कि जिस टेक्नोलॉजी को ये बैन कर रहे हैं वो सिर्फ अविकसित देशों को इस तरह के हथियार बनाने से रोक रहे हैं। तो तीसरा उनका ये कंसर्न था, मान लो जो चाइना है वो भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान उस टाइम एक अमेरिका का दोस्त था, बहुत अच्छा। भारत इन दोनों के विरुद्ध था। इस संधि में ये कोई आश्वासन नहीं दिया गया कि मान लो भारत के विरुद्ध इन दोनों देशों के परमाणु हमले हो जाएं, तो भारत की सुरक्षा के लिए अमेरिका या रशिया कोई मदद देंगे। ऐसा कोई वो नहीं था कि हम अगर आपके विरुद्ध कोई परमाणु हमले हो रहे हैं तो हम उन हमलों का जवाब खुद देंगे या आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस तरह से भारत जैसे देशों को लगा कि ये जो संधियां हैं इस तरह की ट्रीटी, वो इम्पार्शियल हैं। पार्शियल है मतलब पार्शियलिटी करती हैं, इम्पार्शियल नहीं है। और हमें अगर हमने इन ट्रीटीज पे साइन कर दिया तो एक तो हमारे जो क्षेत्रीय पड़ोसी हैं वो हम पर हावी हो जाएंगे, भय दिखाएंगे। दूसरी, अगर हमने इन ट्रीटीज पे साइन कर दिया तो हम कभी भी पावरफुल कंट्री नहीं बन सकते, कभी भी विस्फोट नहीं कर सकते। तो अभी तक भारत ने किसी भी ऐसी परमाणु संधि पर साइन नहीं किए और इस वजह से 2000 तक हमारे रिश्ते जो है अमेरिका के साथ अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत परीक्षण कर रहा है तो वो उसका गलत प्रयोग करेगा। बट अब सारी दुनिया को पता चल गया कि भारत जो परमाणु हथियार अपने पास लिए हुए हैं वो अपने सुरक्षा के लिए और शांति के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग वो कर रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी संधियां हुई। इन टाइम देयरफॉर द US and USSR decide to collaborate in limitation and eliminating certain kind of nuclear and non-nuclear weapon। अब जब क्यूबा मिसाइल हुआ तो US और USSR ने डिसाइड किया कि भाई हम ऐसा कोई कोऑपरेशन स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियर वेपन को रोक सके। A stable balance of weapon they decide could be maintained through arms control। और इसके लिए एक शब्द उन्होंने गढ़ा कि वेपन्स का बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है कि आर्म्स कंट्रोल किया जाए, शस्त्र नियंत्रण किया जाए। और शस्त्र नियंत्रण के लिए 60s में स्टार्ट हुई और 3 संधियां इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे LTBT कहते हैं, LTBT। ये हुई 1963 में, मैं इसकी डेट भी बता रही हूँ। उसके बाद ट्रीटी एंड द एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, SALT 1 SALT 2, ये आगे आप पढ़ोगे। Thereafter the superpower held several rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arms। और उसके साथ साथ तो बहुत सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती रही, दोनों देशों के नेता जो है मिलते रहे और बहुत सारी संधियां हुई आर्म कंट्रोल के लिए। ये टीटो का चित्र है भाई। टीटो जो है मिस्र के राष्ट्रपति थे और इन्होंने, आपको पता ही है, वैसे कम्युनिस्ट शासन के हिमायती थे ये, लेकिन यूगोस्लोविया के शासक थे। और भारत के जवाहरलाल नेहरू से मिलकर इन्होंने
नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बनाने में। अब ये कहता है कि चैलेंज ऑफ बाइपोलैरिटी। अब एक क्वेश्चन आता है, बाइपोलैरिटी मीन्स क्या होता है? बाइपोलैरिटी का मतलब होता है कि जब ये दो गुट बन रहे थे यूएसए और यूएसएसआर का, तो दुनिया में दो ध्रुवीय शक्तियां हो गई थी, मतलब दो ध्रुव बन गए थे। एक यूएसएस लीड कर रहा था, एक को यूएसएस लीड कर रहा था। तो ऐसी टर्म जिसमें दो सुपर पावर हों उसे बाइपोलैरिटी कहते हैं। यूनिपोलैरिटी का मतलब होता है एक सुपर पावर में शक्ति का होना। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द कोल्ड वॉर टेंटेड टू डिवाइड द वर्ल्ड वॉर टू राइवल अलायंस। आपने देखा कि किस तरह से कोल्ड वॉर ने दो भागों में बांट दिया था विश्व को। इट was in this context that non-alignment offered the newly decolonized country of Asia। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन देशों ने जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के वो देश जिन्हें थर्ड वर्ल्ड के देश कहा जाता था, और इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए किसी भी गुट में शामिल नहीं किया। तो एक थोड़ा सा ये चैलेंज था बाइपोलैरिटी को। बाइपोलैरिटी का मतलब ध्रुवीयता को एक चैलेंज था कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप था, 100 से भी ऊपर देश उसमें शामिल हो गए थे उस टाइम। द रूट ऑफ द नाम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन 3 लीडर्स। और ये नेम का कॉन्सेप्ट किस किस के बीच में आया? 3 जो दोस्त थे। और ये दोस्त भी क्यों बने थे? क्योंकि ये देश सेम सिचुएशन से लड़ रहे थे। जैसे युगोस्लोविया के थे टीटो, इंडिया के थे जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर थे गामल अबेल नासिर। नासिर टीटो नेहरू ऐसे नाम से ये प्रसिद्ध हैं। जवाहरलाल नेहरू का चित्र आप देख सकते हो। और इन्होंने बहुत एफर्ट किए। ये इंटरनेशनल लीडर भी थे एक तरह के उस टाइम, मतलब भारत को पहचान दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। हु हैड ए मीटिंग इन 1956। इन्होंने एक मीटिंग की 56 में। इंडोनेशिया के सुकर्नो एक नेता थे और घाना के नुकुरमा वामा थे, जिसका नाम आपने 9वीं की क्लास में सुना होगा कि किस तरह से इसने अपने देश को आज़ाद कराया, लेकिन बाद में देश वालों ने तख्ता उलट के इसको हटाना पड़ा क्योंकि ये निरंकुश तानाशाह बन गए थे। ये ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष किया था और ये अब भी स्ट्रांगली इस बात में सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं जी, हमने आपकी गुट में शामिल होकर कोई अपने देश की सोवरेनिटी खराब नहीं करनी। हम एक किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और एक ऐसा मूवमेंट चलाएंगे जो नॉन अलाइनमेंट देशों का होगा। दीज 5 लीडर कम टू नोन एज द 5 फाउंडर ऑफ नाम। और ये नाम के संस्थापक थे। द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड। 1961 में बेलग्रेड में एक मीटिंग हुई जिससे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत हुई और ये इसकी फर्स्ट मीटिंग थी। कई बार ये छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि नाम की पहली समिट कब हुई थी, मतलब जो देश थे वो कब इकट्ठे हुए, कब शिखर सम्मेलन हुआ इनका। और इसमें 3 फैक्टर्स को अपनाया गया। 3 जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सच्चाई थी उन पे डिस्कस किया गया। इसमें फर्स्ट था, और इन्होंने ये मेन चीज़ अपनाई कि अगर हम इनके गुट में शामिल नहीं हो रहे दोनों देशों के, तो हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसी क्या होगी। अगर हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बना लिया तो हमारे उद्देश्य क्या होंगे उसको बनाने के। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन अमंग द 5 कंट्रीज। हम 5 देश आपस में कोऑपरेशन करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक दूसरे को मदद देंगे, आर्थिक मदद देंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम जो कोल्ड वार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में टेंशन पैदा हो गई है उसको रिलीज करेंगे, मतलब कम करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली डिकोलोनाइज्ड अफ्रीकन कंट्री इनटू द इंटरनेशनल एरेना। और इसी समय बहुत सारे 50-60 में बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री भी आज़ाद हुए थे, क्योंकि अब जो यूरोपियन सुपर पावर थी वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि वो आगे इनमें शासन करने के लायक नहीं बची थी। तो 1960 में 16 अफ्रीकन कंट्रीज़ को इन्होंने नाम के जो
नेता थे, इन्होंने यूएनओ में सदस्यता दिलाई, क्योंकि उस टाइम सदस्यता भी तो अमेरिका और रशिया के कहने पर ही मिल रही थी ना। जैसे चाइना आज हमारा दुश्मन बना बैठा है, हमने इसको पहले रिकॉग्नाइज किया था और बहुत एफर्ट्स किए नेहरू जी ने इनको सुपर पावर बनने के, वीटो पावर दिलवाने के लिए, यूएनओ में सीट दिलवाने के लिए। द फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर ऑफ स्टेट्स। पहले ही सम्मेलन जो 1961 में बेलग्रेड में हुआ नाम का, उसमें 25 मेंबर स्टेट थी। आप इंटरनेट पे सर्च करना नाम की लेटेस्ट मीटिंग कहाँ कब कैसे हुई, ठीक है। और भारत में कौन गया था मीटिंग अटेंड करने के लिए। ओवर द ईयर द मेंबरशिप ऑफ द नाम हैज एक्सपेंडेड, और धीरे धीरे नाम में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। द लेटेस्ट मीटिंग 17th मीटिंग was held in Venezuela in 2016. It include 120 member state and 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। इसके बाद तो वही 18वीं और 19वीं भी हो चुकी हैं, 2018 में 2 साल बाद होती है, तो आप सर्च कर लेना। और इसमें 120 देश शामिल थे। वर्तमान में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जैसे कहते हैं कि इसकी रेलिवेंस ख़त्म हो गई है, क्योंकि 1991 में रशिया ढह गया, मतलब रशिया टूट गया 15 भागों में और एक ही सुपर पावर बची है अमेरिका। तो नाम की क्या रेलिवेंस है, अब रेलिवेंस मैंने क्या संदर्भता रखता है, क्या ये मतलब अभी इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे समझ लो इसको। तो अभी 3-4 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा था, हिंदू का आर्टिकल था। उसमें ये कहा गया था कि वर्तमान की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब गए हैं तो अमेरिका के बहुत सारे देशों के साथ, मेनली चाइना के साथ, रशिया के साथ दोबारा से कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो गई। दोबारा से रशिया और अमेरिका में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आए हैं बहुत सारी जगहों पर, जैसे सीरिया, ईरान, चाइना के मसले पर, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जो दोबारा क्रिएट हो गए हैं, क्योंकि रशिया ने दोबारा अपने आप को खड़ा कर लिया है। अब रशिया जो है और चाइना ने अमेरिका का बाजार हासिल कर लिया है। एक बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन चाइना का होता है वर्ल्ड में, और जहां अमेरिका की मार्केट थी वहां पर अब चीनी सामान फ्लडेड हो गया है, भर गया है। तो इस तरह से, और जो अमेरिका है वो कोविड-19 के मुद्दे पर भी बड़ा खफा है। तो अमेरिका अब भारत को साधने में लगा हुआ है कि आप आए हमारे साथ और हम भी दांत खट्टे कर देंगे आपके लिए, अमेरिका के, चाइना के। लेकिन भारत एक बैलेंस साधने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम रशिया के विरुद्ध नहीं जा सकते। रशिया हमारा एक बहुत अच्छा मित्र साबित हुआ था हिस्ट्री में, और रशिया अब भी हमें हथियार सप्लाई कर रहा है, चाइना के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हमें दे रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है। तो भारत ने कहा कि नहीं, ये हमारा ये बायलैटरल मुद्दा है और हम अपने आप ही इस चीज़ को निपट लेंगे। तो दोबारा से शायद नाम की ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे देशों के आपस में क्राइसिस पैदा हो गए हैं। रशिया और अमेरिका दोबारा से फ्रंट पे आ गए हैं, और इसमें साथ में चाइना एक बड़ा रोल निभा रहा है। एज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ग्रू इनटू ए पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट, और ये एक बड़ा फेमस इंटरनेशनल मूवमेंट था। सबसे पहले बात तो ये थी कि एक बड़ा धड़ा उन देशों से अलग हो गया जो गुटबंदी की राजनीति कर रहे थे, ठीक है। दूसरी बात, इन स्टेट्स ने अपनी सॉवरेनिटी और आज़ादी को भी बचाया। तीसरे, ये आपस में सहयोग कर रहे थे, तो यूरोपियन देशों के सहयोग की जो निर्भरता थी वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। तो कुछ जैसे अमेरिकन थिंकर से यूरोपियन थिंकर थे, उनको ये अच्छा भी नहीं लग रहा था कि इस तरह का कोई मूवमेंट हो, सारी दुनिया हमारे अकॉर्डिंग चले तो बेटर है, क्योंकि चली आ रही थी उनके अकॉर्डिंग अभी तक दुनिया। ऑफ वेरियस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट ज्वाइंड इट, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए। पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेस्ट ज्वाइंड इट, दिस मेड दिस मूवमेंट, और इस कारण से ये मूवमेंट जो था
Less hegemonious political system and interest joined it. This made the movement less hegemonious. अब इस शब्द को आप समझना, हेजेमोनियस का मतलब होता है एक व्यक्ति या एक देश का डोमिनेंस सारे विषयों पर, लेकिन या एक या दो देशों की हेजेमोनी। लेकिन इस मूवमेंट से हेजेमनी खत्म हो रही थी यूएस और अमेरिका की। अब ये देश मिलकर ये भी दिखा रहे थे कि हम भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। It more difficult to define it very neat and precise term. What did it really stand for? Increasingly, NAM was easier to define in terms of what it was not. लेकिन कई बार क्या होता है कि नाम को डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या है। देखो 3 तरह के वर्ड शामिल होते हैं और मैंने कई भी बताया है। वैसे तो इसका नाम का मतलब है तटस्थ देश बोलते हैं इनको। एक तटस्थ जैसा शब्द ही अलगाव है, अलाइनेशन। इसका है न्यूट्रल, इसका है अलगाववाद, अलाइन। ठीक है, तो भारत ना तो न्यूट्रल था, तटस्थ था, और ना ही अलाइन था। देखो तटस्थ तो वो देश होते हैं कि भाई आप दोनों लड़ोगे तो मैं मित्रवत दोनों के प्रति एक जैसा ही दृष्टिकोण रखूंगा, ना मैं किसी को बुरा कहूंगा ना मैं किसी को भला कहूंगा। अलगाववाद का तो मतलब बिल्कुल ही है कि हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नाम का ये मतलब है कि हम ना केवल न्यूट्रल हैं, ना केवल घुटों से बाहर हैं, बट इसके बावजूद जो घुटों में तनाव है उसको भी कम करने की हम कोशिश करते हैं। मतलब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मुंह नहीं फेर लेंगे जब उसका बुरा टाइम है, बल्कि उस बुरे टाइम को हम अच्छे में बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इससे पहले कि हम नाम को डिफाइन करें ये जानना जरूरी है कि नाम में क्या चीज़ शामिल नहीं होती। मतलब ना अलगाववाद शामिल होता, आइसोलेशन या अलाइनेशन जिसे बोलते हैं, और ना ही न्यूट्रलिज्म इसमें शामिल होता। The policy of staying away from alliance should not be considered isolism or neutrality. ये सेम बात जो मैंने अभी कही है वो है कि अगर हम गुटों से दूर रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए कि हम आइसोलेशन में चले गए। आइसोलेशन का मतलब होता है हम सन्यासी हो गए, किसी चीज़ को भी अलगाववाद की स्थिति में आ गए। और ना ही हम न्यूट्रलिटी कि हम देखते हैं सब कुछ बट कुछ कहते नहीं हैं या कुछ प्रयास नहीं करते। हम बुरे को बुरा कहने की ताकत रखते थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलिज्म सिंस आइसोलिज्म मीन्स, आपको ये मीनिंग बता रहा है आइसोलिज्म का। नॉन अलाइनमेंट कोई आइसोलिज्म नहीं है, अलगाववाद नहीं है। ये तो क्या है, सिंस आइसोलिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड। आइसोलिज्म का मतलब है, अलूफ का मतलब एक तरफ रहना, एकांत में रहना, वर्ल्ड अफेयर में शामिल ना होना। आइसोलिज्म सम अप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए फ्रॉम द अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1787 अप टू ब्रिंगिंग अप ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। अमेरिका जो है 1787 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वार तक एक आइसोलेशन की स्थिति में था। उसने कभी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा ही नहीं लिया। पता ही नहीं था दुनिया को कि अमेरिका कर क्या रहा है। इन कंपैरिजन द नॉन अलाइनमेंट कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया इस, लेकिन इंडिया जहाँ हो और वो अलगाव में रह जाए ये तो संभव ही नहीं हो सकता। मतलब हम तो बीच में जरूर मध्यस्थता करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए जरूर आते हैं, ये हमारी संस्कृति है, पंचायती बने रहते हैं। तो इंडिया ने एक एक्टिव रोल पार्टिसिपेट किया, एक्टिव रोल निभाया, किसमें, मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंस इन द काज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, ताकि इन देशों में स्थिरता आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। देयर स्ट्रेंथ वाज बेस्ड ऑन देयर यूनिटी एंड देयर रिजोल्व टू रिमेन नॉन अलाइन्ड डिस्पाइट द अटेम्प्ट बाय द टू सुपर पावर टू ब्रिंग देम इनटू देयर अलायंस। इन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो नॉन अलाइनमेंट के थ्रू झगड़ों को सुलझाने में लगाई, और सिर्फ इसका एक ही मकसद था कि नॉन अलाइनमेंट का, कि हम वर्ल्ड अफेयर में एक्टिव रहेंगे बट आप जो हमसे चाहते हैं कि हम आपके अलायंस में शामिल हो जाएं वो कभी नहीं होगा।
नॉन अलाइनमेंट इज आल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी नहीं है। न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपली टू पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वार, क्योंकि तटस्थ रहने का मतलब होता है दो युद्ध में शामिल हों और हम वार को खड़े खड़े देखते रहें, मतलब हम बाहर रहें। बट हम बाहर का मतलब ये है कि हम युद्धों में उलझे तो नहीं, बट उन युद्धों को रिजोल्व करने की हमने पूरी कोशिश की, जैसे वियतनाम का, कोरिया का युद्ध था। स्टेट प्रैक्टाइजिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड ए वार, क्योंकि जो लोग देश तटस्थ रहते हैं वो युद्ध को खत्म करने में कोई प्रयास नहीं करते। दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन वार्स एंड डू नॉट टेक एनी पोजीशन ऑफ द अप्रोप्रिएटनेस और मोरालिटी ऑफ ए वार, क्योंकि ना तो वो युद्ध में शामिल होते और ना ही नेगोशिएशन वगैरह या तनाव को कम करने की कोशिश करते। बट नॉन अलाइनमेंट स्टेट जो थी, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें इंडिया भी एक था, वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वार फॉर वेरियस रीजन। वो युद्ध में शामिल हुए बहुत सारे कारणों के कारण। एक कि दे आल्सो वर्क टू प्रिवेंट वार, कि युद्ध खत्म हो जाए बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड द वार दैट हैड ब्रोकन आउट। एक तो दो देशों के बीच में अगर तनाव हो तो वो युद्ध का रूप धारण ना करे, और दूसरा अगर युद्ध हो भी गया है तो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वार्स दैट हैड ब्रोकन आउट। अब है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स, ये भी जान लेना जरूरी है। देखो, जब भारत जैसे देश आज़ाद हुए या 1945 के बाद बहुत सारी इंटरनेशनल संस्थाएं आई, और जिनमें से यूएनओ एक थी, ठीक है, इंस्टीट्यूशन थी। और इन इंस्टीट्यूशंस ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए रूल्स बनाए, यूएनओ ने, ठीक है, जैसे WTO, WHO, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मिनोरिटी फंड IMF जिसे बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। आप सर्च करना UN और उसकी संस्थाएं, जैसे यूनेस्को, ये चाइल्ड की एजुकेशन के बारे में है। यूनिसेफ जो है वो चाइल्ड की केयर के बारे में है और एजुकेशन के बारे में है। और जो यूनेस्को है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए। इसके साथ साथ और बहुत सारी संस्थाएं, जैसे इंटरनेशनल खाद्य संस्थान है और न्यायालय हैं, इस तरह से। लेकिन मेन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में आपकी 3 संस्थाएं, WTO, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन तीनों की हम बात करते हैं। 1945 के आसपास बहुत सारे देश आज़ाद हुए, आपको पता है, और उसके साथ युद्ध भी खत्म हुआ। तो जो देश आज़ाद नहीं हुए थे, जो देश पहले किसी के गुलाम नहीं थे बट वो युद्ध में शामिल हुए, तो उनको भी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए थे, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो व्यापार के लिए नियम चाहिए थे, ठीक है, ताकि एक देश का माल दूसरे देश में जा सके। तो एक देश का माल दूसरे देशों में जा सके, कितना टैक्स लगे, कितना टैरिफ लगे, ये जो बेचने पर बाहर से माल आता है ना, तो बेचने पर पैसे लगते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी गरीब देशों को चाहिए थी, पैसे वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे चाहिए थे। तो जो ये बड़ी बड़ी देश थे, इन संस्थाओं पर कब्जा जमाए हुए थे। और कब्जा भी क्यों जमाए हुए थे? क्योंकि मान लो वर्ल्ड बैंक को चलाना है तो अमेरिका की जो शेयर थे, मतलब पैसे देता था वर्ल्ड बैंक को, वो सबसे ज़्यादा होती थी। तो इसके बाद सबसे ज़्यादा वोट भी होते थे। मान लो कोई वोटिंग करनी होती वहाँ, भाई हम इंडिया को पैसे देने हैं, उसकी वोटिंग करनी है, तो अमेरिका नहीं चाहता था। तो क्योंकि उसके पास, अकेले के पास 35 वोट होते थे। और जब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोई भी मदद देते, तो जो गरीब देश थे, अंडर डेवलप कंट्रीज थे या डेवलपिंग कंट्री थे,
उन पर मन चाहे प्रतिबंध लगाते थे। और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत व्यापार ट्रेड के नियम बनते हैं, उनके नियम भी किसके फेवरेबल थे? फेवरेबल का मतलब किसके हित में थे? यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए, इन अमीर देशों के फेवरेबल थे। तो जैसे ही नाम आया तो इन नाम के देशों में चर्चा होने लगी, आपस में बैठे तो उन्होंने कहा कि ये जो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ढांचा है वो हम गरीब देशों के लिए तो नहीं है, ये तो फेवरेबल है किसके? रशिया, यूरोपियन देशों के, यूएसएसआर के। तो एक शब्द आया कि ना केवल नाम की जरूरत है बल्कि नियो की भी जरूरत है। NIO, नियो, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बोलते हैं, नियो बोलते हैं इसको। और इन्होंने कहा कि लिस्ट डेवलप जो कंट्री है वो आपस में सहयोग करें और नई इकोनॉमिक ऑर्डर स्थापित करें जो ऐसी फेवरेबल व्यवस्था हो जो डेवलप कंट्री के बजाय डेवलपिंग कंट्री का ज़्यादा हित देखती हो। तो उन्होंने जो यूएनओ का सम्मेलन होता है, यूएनओ के मंच पर एक आवाज़ लगानी शुरू कर दिया, आह्वान करना शुरू कर दिया कि भाई हमारे लिए रूल बनाएं आप। वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल आपने बनाए हैं उनमें फेरबदल कीजिए। ये डिमांड आने लगी जो लिस्ट डेवलप कंट्री थे उनकी तरफ से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।